नमस्ते, मैं हूं उदय और आपका आपके YouTube चैनल ट्रिपल आई क्लास में स्वागत है। और जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि अपन अगले क्लास में एलिमेंट ऑफ प्रियम्बल जो होते हैं उसका एक एक वर्ड को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोक प्रभुता और संपूर्ण संपन्न जो होता है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके अच्छे और करेक्शन वाले कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। करेक्शन इन द सेंस की वो कमेंट जो मुझ में कमी है और आप बोल रहे हैं कि इसको करेक्शन की ज़रूरत है, तो वैसे कमेंट के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उसमें एक कमेंट जो मुझे बहुत ही बचकाना सा लगा कि सर आप टीचर हैं, आपको बुक नहीं देखना चाहिए पढ़ाते समय या कभी भी। तो उसके लिए मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि आप कोई बच्चे नहीं हैं, आप भावी IAS और IPS हैं। तो एक आपने कौटिल्य पंडित का नाम तो सुना होगा। वो चाणक्य नहीं, एक गूगल बॉय जो है 5 साल की उम्र में वो KBC में आया था और कंप्यूटर को भी मात दी थी। आपको गूगल पे गूगल बॉय करके सर्च कीजिए, आपको उसी का आएगा, कौटिल्य पंडित का। जब वो बच्चा था तो उसने अपने माँ बाप से सवाल किया था कुछ। लेकिन देखो, वो 4 साल का बच्चा, 2 साल 3 साल का बच्चा जो अपने माता पिता से सवाल करता है कि पापा आप मुझे इंडिया का मैप है वो बताओ, कौन सा स्टेट कहाँ है या कौन सा कंट्री कहाँ है। जो उसके माता पिता नहीं जानते थे या उसके दादाजी नहीं जानते थे, वो उसको बोल सकते थे कि बेटा अभी तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है। उसे नहीं आता था, उनके माता पिता को बोल सकते थे कि बेटा तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, तुमको इससे क्या लगा, तुम जाके खेलो कूदो। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उस सवाल का आंसर ढूंढा और नेक्स्ट डे अपने बच्चे को बताया। उसी तरह उसके बच्चे ने फिर से सवाल किया, उसके माता पिता ने उसके हर सवाल को ढूंढ के कहीं से भी उसका जवाब दिया। ठीक है, तो इस तरह वो 4 साल की उम्र में इतना विद्वान हो गया था कि वो पूरा मैप उसके दिमाग में अच्छे से छप गया था। ठीक है, मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपको लाइफ में 2 प्रकार के टीचर मिलेंगे, जिससे आप यदि सवाल करो तो वो आपको ये बोलेंगे बेटा तुम्हारे कोर्स का सवाल नहीं है, ये तुम्हारे से ऊपर के बच्चों को आता है, तुम अभी ये सब छोड़ दो, अभी ये सब की जरूरत नहीं है। दूसरा, जो आपको कहीं से भी हो किसी तरह आपको सेटिस्फाइड करने की जरूरत है, सेटिस्फाइड करने की कोशिश करेंगे, आपके हर सवालों का जवाब देंगे। आज नहीं तो अगले क्लास में, ठीक है। और मैं भी सेकेंड क्लास में आता हूँ, ठीक है। तो आप किसी भी टीचर से, आप IAS और IPS बनने वाले हैं, कोई बच्चे नहीं हो, तो आप किसी भी टीचर से तब तक सवाल करो जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाते हो, ठीक है। तो फिर भी उस कमेंट के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप कमेंट करते रहें, ताकि या तो मैं खुद करेक्ट करूंगा, खुद में सुधारने की कोशिश करूंगा यदि मुझ में कुछ कमी होगा। और आप यदि इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो वो सवाल करो, और या फिर मुझे कहीं इसमें भी करेक्शन की जरूरत है तो वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। तो चलो अपन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ये लोक प्रभुता। लोक प्रभुता, जैसे कि मैंने बताया था, जनता की सर्वोच्चता, मतलब शासन की जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता में निहित होती है। जैसे कि अपन प्रियम्बल में था, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ये लोक प्रभुता है, जनता की सर्वोच्चता। इस पे KC वीर ने एक स्टेटमेंट किया था कि भारत के संविधान में जो लोक प्रभुता है, लोक प्रभुता का विचार एक भ्रम है। मतलब ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, ये देखते हैं कि इन्होंने ऐसा कहा था कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, ठीक है। जो प्रांतीय विधानमंडल के जो सदस्य सब थे, उन्होंने संविधान सभा के जो भी सदस्य थे उनको निर्वाचित किया था। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष निर्वाचन से आए हुए व्यक्ति संविधान सभा के सदस्य थे, उनके द्वारा संविधान लिखा गया था। तो उनका कहना है जो प्रांतीय विधानमंडल में भी जो भी सदस्य थे वो या तो शिक्षित थे, जैसे कि अपने आजादी के समय में कितनी अशिक्षा थी आपको पता ही है, और जो भी बड़े या ऊंचे पद पर थे वो तो या तो बहुत ही शिक्षित थे या फिर धनी लोग थे। तो KC वीर का कहना है कि आपको हम भारत के लोग नहीं बोल के आपको ये कहना चाहिए कि हम भारत के धनी और शिक्षित लोग, हम भारत के धनी और शिक्षित लोग, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि इसी जो लोक प्रभुता का विचार है वो एक भ्रम है, आपको ऐसा कहना चाहिए जो शिक्षित वर्ग या धनी लोग थे उन्होंने संविधान को रचा है और ये उन्हीं के हिसाब से शासन चलेगा।
ठीक है। तो अब क्या है कि अपने देश को कोई कुछ बुरा बोले अपन कैसे बर्दाश्त करेंगे। चलो अपने इस स्टेटमेंट को गलत साबित करते हैं, है कि भारत की जो संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित तो जरूर हुए थे, लेकिन 1952 में जो पहला आम सभा चुनाव जो हुआ था, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित था, उसमें अधिकांश संविधान सभा के अधिकांश सदस्य बहुत ही बहुमत से चुने गए थे, जो कि एक जनप्रतिनिधि होने का प्रमाण है। ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट ऐसा है कि भारत का जो संविधान है वो एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपनाता है। ठीक है, गया है, और कोई भी लोकतंत्र लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं है। ठीक है। तो ये अपन 2 पॉइंट लेंगे और ये इस तरह से अपन इनके मत को करेक्ट करेंगे या फिर इनके मत का जवाब देंगे। और दूसरा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सॉवरेन। तो सॉवरेन का अर्थ है आंतरिक, किसी ऐसा देश जिसको आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की सर्वोच्च शक्ति है। 3 वर्ड है, एक कॉलोनियल और डोमिनियन और सॉवरेन। तो कॉलोनियल जो अपन ब्रिटिश के अधीन थे, या कोई भी देश जो किसी देश के अधीन रहता है तो उसे कॉलोनी, जैसे अपन ब्रिटिश का कॉलोनी थे। दूसरा है डोमिनियन। डोमिनियन जो 1931 में जो गांधी इरविन पैक्ट था, उसमें जो इरविन ने दिया था कि डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे इंडिया को। और प्रभुत्व संपन्न जो अभी अपन है, तो अपन तीनों वर्ड को अलग अलग समझ लीजिए। जो डोमिनियन स्टेट और प्रभुत्व, ये सॉवरेन में क्या डिफरेंस है। और ये इस पे एक क्वेश्चन है कि भूमंडलीकरण के दौर में भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श जो है वो प्रासंगिक नहीं रहा, प्रतिरक्षणीय नहीं रहा। इसमें टिप्पणी करे। भूमंडलीकरण, देखिए भूमंडलीकरण क्या है, जो इनका ऐसा क्यों बोला गया है, ऐसे ये देखते हैं। ऐसा बोला गया है कि भूमंडलीकरण के दौर में जो संविधान की प्रस्तावना जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है वो प्रासंगिक नहीं रहा है आज के दौर में। ऐसा क्यों बोला गया है, तो जो वैश्विक मुद्दे जितने भी हैं, जैसे आतंकवाद या पर्यावरण है और भी कई वैश्विक मुद्दे हैं, उस पर कोई भी देश, भारत या कोई भी देश एक स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम नहीं है कि चलो आतंकवाद को एक ही बार में पूरा दुनिया से हटा देते हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं ना। तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न किस बात का है, आप किसी अपने देश में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते हैं। तो इनका कहना ये। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी जो संस्थाएं होती है, उसके निर्देशानुसार अपन जो आर्थिक नीतियां जो भी हैं उसको निर्देशानुसार चलाना पड़ता है। जैसे बहुत सारी सब्सिडीज लागू करती है सरकार जो है, तो उसमें अब क्या है कि अपन इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर हो जाता है कि सब्सिडी देते हैं, गैस पे सब्सिडी देते हैं, बिजली फ्री कर देते हैं, पानी फ्री कर देते हैं। उस पर क्या एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है और इनकम कम ही रहता है, और घपले करते हैं इसलिए एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाता है। नहीं तो दिल्ली सरकार ने ऐसा करके दिखाया कि बिजली पानी फ्री भी कर दिया है, फिर भी इनकम से ज्यादा, एक्सपेंडिचर से ज्यादा इनकम कर दिया है। ठीक है। तो मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ, फिर भी जो एक है कहने लायक है जो उन्होंने किया है वो एक प्रशंसनीय है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है। तो इनका कहना है जो सब्सिडी जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाता है तो हम WTO, जो वर्ल्ड बैंक सब होती है, उनसे लोन मांगने जाते हैं, तो वो हमारी आर्थिक स्थिति है उनको सुधारती है कि आप ऐसा मत करो, इतनी सब्सिडी मत दो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, इतनी सब्सिडी अच्छी नहीं है, आप इनकम टैक्स बढ़ाओ, ज्यादा टैक्स लो, इनके ये सब्सिडी कम करो। उस तरह से इनके अनुसार हमें आर्थिक नीतियों का संचालन करना पड़ता है। तो फिर हमारी जो सॉवरेनिटी है वो कहाँ गई, ये कहने का मतलब है। तो चलिए अपन इसको, इसमें हमारा मत ये होना चाहिए कि देखो जो वैश्विक मुद्दे हैं, कुछ वैश्विक मुद्दे जैसे आतंकवाद, पर्यावरण या जो भी है, उनको छोड़कर भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसपे हमें स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति है। जैसे कि आतंकवाद ही देख लो, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, हमने किसी को बताया नहीं, 24 घंटे में सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, तो ये हमारी अपनी स्वतंत्रता थी, जो हमारी सॉवरेनिटी को बताता है। ठीक है। दूसरा है कि WTO, IMF जैसी संस्थाएं निर्देशानुसार आर्थिक नीतियों का संचालन करना पड़ता है। ठीक है। तो इस पे कह सकते हैं कि ये जो WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं हैं, या कॉमनवेल्थ जो देश थे 1949 में जिसकी सदस्यता भारत ने ग्रहण की थी, तो इन जैसे संस्थाओं का जो
सदस्यता है उनका भारत ने अपनी स्वेच्छा से इनकी सदस्यता ग्रहण की थी और अपनी स्वेच्छा से इसको कभी भी परित्याग कर सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि इन जैसी संगठनों की जो सदस्यता है भारत के लिए स्वैच्छिक है, बाध्यकारी नहीं है, इसलिए हम इस पर सॉवर्निटी का प्रश्न नहीं रख सकते। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि इन संगठनों की सदस्यता भारत के लिए स्वैच्छिक है, ठीक है, बाध्यकारी नहीं। ये एक टर्म है जो यदि आप लिखते हो एग्जाम में तो सुंदर बना देता है आपके आंसर को। तो ये कुछ टर्म है जो आपको लिखना चाहिए ये, ठीक है। तो आज अपन दो ही लेते हैं क्योंकि अगला जो समाजवाद है वो एक थोड़ा वास्ट टॉपिक है, उसको अपन अलग से डिस्कस करेंगे और अगला क्लास में और भी अच्छे से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राज्य को दोनों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और अगले क्लास में अपन थोड़ा क्लास को स्पीड अप करेंगे। इस तरह से अपन बहुत लंबा चलेगा और पता नहीं कब तक खत्म होगा। ठीक है, इसलिए अगले क्लास से अपन क्लास को थोड़ा स्पीड अप करेंगे। चलो ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।